चलिए तो आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पता है कि आप लोगों को ग्रेविटेशन में हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब ग्रेविटेशन में हमने कल बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, जैसे कि ग्रेविटेशन में जी के मान में परिवर्तन वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। अब हम लोगों को क्या समझना है सर, नेक्स्ट हेडिंग जो मेरे पास है वो है कक्षीय और पलायन वेग, मतलब ऑर्बिटल एंड स्टेप वेलोसिटी है। तो बताइए ऑर्बिटल और स्टेप वेलोसिटी क्या होती है ना। तो मैं समझाता हूं ऑर्बिटल और स्टेप वेलोसिटी क्या होती है। उससे पहले मैं आपको सामने दिखाऊं, जैसे कि आप लोग ये सामने देख पा रहे होंगे, ये सामने जो है ना, मैंने आप लोगों को अर्थ बनाते दिखाया है। सर ये रही मेरी अर्थ, आप इसको अर्थ समझो, ये पृथ्वी है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहां पर एक द्रव्यमान ले लिया, एक एम ले लिया। मैं इस पिंड को, इस द्रव्यमान एम पिंड को, मतलब इस द्रव्यमान एम है, इस पिंड को एक ऐसी वेलोसिटी से ऊपर फेंकना चाहता हूं ना कि ये वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो कि ये पृथ्वी की कक्षा को छोड़ के अनंत में चली जाए। तो जिस वेलोसिटी के साथ वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर अनंत में चली जाती है, बस उसी वेलोसिटी का नाम होता है पलायन वेग। हिंदी में इसको बोलते हैं पलायन वेग और इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप वेलोसिटी, ठीक है। तो पलायन वेग क्या है समझ में आ गया। पलायन वेग का मतलब ये है कि जब किसी पिंड को हम न्यूनतम इतनी वेलोसिटी दे दे, न्यूनतम या यूं कहिए, मैं परिभाषा एकदम सीधे सीधे बोल रहा हूं, आप कॉपी में लिख लीजिए इसको। परिभाषा कुछ ऐसी होती है कि किसी पिंड को दिए जाने वाली वह न्यूनतम वेग जिससे पिंड पृथ्वी की कक्षा को छोड़ के अनंत में चला जाता है, सर उसे पलायन वेग कहते हैं, है ना। अब पलायन वेग तो समझ में आ जाए कि चलो ठीक है, पृथ्वी की कक्षा को छोड़ के अनंत में चला जाएगा, ग्रेविटेशन को छोड़ के अनंत में चला जाएगा, उसे पलायन वेग कहते हैं, स्टेप वेलोसिटी कहते हैं। फिर यहीं से प्रश्न आता है कि स्टेप वेलोसिटी का मान कितना होता है, मतलब कम से कम आप कितना स्टेप वेलोसिटी दो कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के अनंत में चला जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है सर, इसे के लिए क्या करना पड़ता है, इसे वेलोसिटी दी है। वेलोसिटी देने का मतलब है कि आपने इसको काइनेटिक एनर्जी दी है। बहुत ध्यान सुनना, इसे क्या दी है सर, सर इसे काइनेटिक एनर्जी दी है। तो बच्चा हम लोगों को बस इतना सा समीकरण करना होता है कि काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंजमेंट होता है उसे हमें पोटेंशियल एनर्जी के चेंजमेंट के बराबर करना होगा, बस इतना काम करना होगा। सर काइनेटिक एनर्जी का चेंजमेंट बताइए कितना हो जाएगा, सीधा सीधा कहिए हाफ एम वेलोसिटी वीई स्क्वायर। सर पोटेंशियल एनर्जी का चेंजमेंट तो कहना इनफाइनाइट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, बहुत ध्यान से सुनना। इनफाइनाइट में कोई पूछे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर कोई पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो कह देना यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -GME डिवाइड बाई RE। अभी मैं ये फॉर्मूला याद भी बता दूंगा, स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है। तो पृथ्वी की सतह पर स्थितिज ऊर्जा होती है -GME डिवाइड बाई RE, जबकि इनफाइनाइट में स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है सर, 0। तो कितना परिवर्तन हुआ, कहना इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो, हमें तो परिवर्तन से मतलब है। तो चेंजमेंट मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है GME डिवाइड बाई RE, ये देख लीजिए, ये चेंजमेंट एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। ओके, तो मेरे भाई ये बताओ m से m कैंसिल, ये देखिए कैंसिल। अगर मैं पूछूं कि बताइए स्टेप वेलोसिटी कितना आया, तो स्टेप वेलोसिटी VE बराबर आ गया 2GME डिवाइड बाई RE, 2GME डिवाइड बाई RE। ये तुम्हारे स्टेप वेलोसिटी का सर पहला फॉर्मूला आ गया, पलायन वेग का पहला फॉर्मूला आ गया √2GME डिवाइड बाई RE, ये पहला फॉर्मूला आ गया। ओके बताइए कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। क्या इसको हम दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस। कैसे, देखो आपको एक बात पता है कि स्मॉल जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है GME डिवाइड बाई RE स्क्वायर, बताइए यही होता है। अगर मैं GME बराबर पूछूं कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर जाएगा सर GME बराबर हो जाएगा GRE स्क्वायर। तो हम GME की जगह पर जैसे GRE स्क्वायर रखेंगे, तो देखो GRE स्क्वायर रखा, 8RE से RE कैंसिल, तो रूट के अंदर अगला फॉर्मूला आ जाएगा 2GRE, रूट के अंदर अगला फॉर्मूला आ जाएगा √2GRE। तो ये मैंने कैलकुलेशन किसकी की है सर, ये कैलकुलेशन मैंने की है, कह सकते हो स्टेप वेलोसिटी की, पृथ्वी के पलायन वेग की। तो पृथ्वी के पलायन वेग के 2 फॉर्मूले आए, याद रखिएगा, एक तो √2GRE
और दूसरा फॉर्मूला आया है √2g me/re। ठीक है, अब एक दो चीजें मैं समझता हूं। देखो जैसे कि मैं नीचे वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं और नीचे वाले फॉर्मूले में पृथ्वी के लिए स्मॉल जी का मान फिट कर दूं, जो कि आपको पता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी की त्रिज्या भी फिट कर दूं तो त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर, बट इंटू 10⁻³ कर देना ताकि वो मीटर बनाया जा सके। फिर इस पूरे डेटा को जब हम सोल्व करते हैं फाइनली जब किलोमीटर प्रति घंटे में देखते हैं तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है, घंटा नहीं किलोमीटर पर सेकेंड। हालांकि बीच में मुझे एक बार मात्रक और चेंज करना पड़ेगा, पहले आएगा मीटर पर सेकेंड में 1000 का डिवाइड काटे उसे किलोमीटर पर सेकेंड कर लेंगे, वो मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो कह सकते हैं हम लोग कि यहां से हमारा जो मात्रक आ गया, फॉर्मूला आ गया, मान आ गया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब यह है कि पृथ्वी से अगर किसी पिंड को एकदम पलायन कराना है, सबसे ऊपर फेंक देना है, तो कुछ नहीं करना, आप बस उस पिंड को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड दे दो, यानी 8 सेकेंड में इतना स्पीड दीजिए कि 8 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर चल सके। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का कई बार मान भी पूछा जाता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, यही मान जब चंद्रमा के लिए पूछा जाता है तो कितना होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान इतना है, लेकिन यही मान जब आपसे मून के लिए पूछा जाएगा, चंद्रमा के लिए पूछा जाएगा, तो यही मान दा रखना 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड बताना है। चंद्रमा के लिए यही मान होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप कंफ्यूजन में मत लीजिएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो स्टेप वेलोसिटी तो सर पता चल रही, जिसे आपने क्या माना था वीई, उसकी कैलकुलेशन तो हो गई। लेकिन अभी एक कैलकुलेशन बची है, और वो कैलकुलेशन बची है तुम्हारे ऑर्बिटल वेलोसिटी की। मेरे भाई ऑर्बिटल वेलोसिटी को कच्छी वेग बोलते हैं, और कच्छी वेग v0 होता है, या फिर vo कह दीजिए। अच्छा, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी ये है कि जब आप किसी पिंड को इतनी वेलोसिटी दे दीजिए कि वो अनंत में न जाकर पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर घूम सके, यानी पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर घूमने के लिए, पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर घूमने के लिए जो वेलोसिटी दी जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसको आप कच्छी वेग कहते हैं। सर कच्छी वेग में तो पिंड को घूमना है चारों ओर, मैंने कहा बिल्कुल। और घूमने के लिए क्या चाहिए होता है? सर घूमने के लिए चाहिए होता है अभिकेंद्री बल। समझो बात को, घूमने के लिए क्या चाहिए होता है? अभिकेंद्री बल। तो यही रीजन है कि हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालते समय अभिकेंद्री बल को बराबर करते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि अभिकेंद्री बल है तो बल के बराबर हो रहा, बल ऊर्जा के बराबर थोड़ी ना हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा अभिकेंद्री बल है और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों को आपस में बराबर करते हैं। देखो गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्री बल दोनों को बराबर कर दिया। पहले पुट कीजिए, सर गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? कह देना GMEm डिवाइड बाई RE²। अभिकेंद्री बल क्या हो जाएगा? mv² डिवाइड बाई R, mv² डिवाइड बाई R। बताइए, तो कह सकते हैं कि पिंड के लिए स्मॉल m हमारा कैंसिल, समझो बात को। तो और 8r से 8r भी कैंसिल, देख लीजिए। तो यहां से ऑर्बिटल वेलोसिटी का देखिए जो मान आ रहा रूट के अंदर, क्योंकि स्क्वायर भी तो है ना, अंडर स्क्वायर है तो अंडर रूट लेना पड़ेगा। रूट के अंदर GME डिवाइड बाई RE, रूट के अंदर GME डिवाइड बाई RE, ये कह सकते हो हमारा क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट GME डिवाइड बाई RE, याद रखिएगा। चलो सर ठीक है। तो यहां पर जो तुमने अभी जादू लगाया था, कौन सा जादू? कि GME डिवाइड बाई RE को GRE कर दिया था, वो जादू याद लगा दीजिए। तो GME डिवाइड बाई RE को अगर हम GRE कर दे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला आ जाएगा रूट के अंदर GRE। देख लीजिए, रूट के अंदर GRE, ये भी एक फॉर्मूला होता है। बट आप फॉर्मूले को डॉट से देखिए तो दोनों फॉर्मूले में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर स्टेप वेलोसिटी की बात करते हैं तो √2GRE, जबकि ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करते हैं √GRE। इसका मान भी देख लो, बता दे। तो यहां से पता चलता है कि अगर मैं G का मान फिर से एक बार पुट करूं
और आर का मान पुट करूं तो फाइनली मुझे ऑर्बिटल वेलोसिटी पृथ्वी के लिए पता चलती है, और पृथ्वी के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो मान होता है वो 7.91, 98 भी मिल सकता है, 91 ना लिखिए, 98 लिखिए, क्योंकि सही मान जो होता है 7.98 के आसपास होता है किलोमीटर पर सेकेंड। तो पृथ्वी के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का कोई मान पूछे तो बताइए कितना मान होता है, कहना 7.98 किलोमीटर पर सेकेंड ये मान होता है। बताइए क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही? बताइए कोई डाउट तो नहीं है ना? हाँ, चलो तो दोनों मान आपको पता चल रहे, दोनों फॉर्मूले पता चल रहे। अब मुद्दे की बात सुनिए जरा, जो मैं बता रहा हूं। मुद्दे की बात यह है कि इन दोनों में संबंध बड़ा पूछा जाता है, क्योंकि फॉर्मूला लगभग सेम है, फॉर्मूला सेम है, तो इनमें रिलेशन बहुत पूछा जाता है। अगर रिलेशन की बात करते हैं कि रिलेशन कैसे पूछे जा सकते हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं रिलेशन पूछे जाने के लिए, आप देखिए स्टेप वेलोसिटी में रूट में 2 लगा है, तो मैं कह सकता हूं अगर इन दोनों में अगर मैं रिलेशन की बात करता हूं तो बताइए ऑर्बिटल वेलोसिटी और कच्ची चाल में क्या रिलेशन होता है। कहना कि स्टेप वेलोसिटी में √2 लगा है और √GRE ऑर्बिटल वेलोसिटी बन जाएगा, तो ये तुम्हारा रिलेशन होता है। क्या रिलेशन आया कि VE बराबर √2VO। बताइए अब यही से देखिए क्वेश्चन और बनेगा, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि स्टेप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का अनुपात √2 होता है, और √2 का मतलब होता है 1.414 होता है ना। इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये बटे में मैं अपनी तरफ से 1 कर सकता हूं, इसका मतलब क्या है सर? सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी 1 है, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी 1 है तो स्टेप वेलोसिटी 1.414 है, ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? कहना 0.414 ज्यादा है। परसेंटेज में पूछा जाएगा तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो आंसर जाएगा 41.4% के साथ। ये कॉपी में नोट डाउन कर लेना इसको। पूछा जाएगा कि स्टेप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में ज्यादा कौन? ज्यादा तो स्टेप वेलोसिटी है। कितनी ज्यादा है? 41.4% ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 41.4% ज्यादा है। बताइए ओके, तो ये बहुत खास पॉइंट था, इस बात को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसको नहीं ध्यान में रखते हैं तो फिर हो सकता है कि सवाल आपका गलत हो जाए। बताइए अब यहां पर 2-3 चीजें समझने वाली है। कई बार तुमसे स्टेप वेलोसिटी पूछता है कि किस पर डिपेंड करता है, किस पर नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं आपको फैक्टर बता देता हूं कि फैक्टर क्या क्या है स्टेप वेलोसिटी को प्रभावित करने वाले। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। देखो पहला फैक्टर सुनिए, मैं फैक्टर किस लिए बता रहा हूं? फैक्टर बता रहा हूं स्टेप वेलोसिटी के लिए। जो स्टेप वेलोसिटी के लिए फैक्टर होंगे वही ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए भी होंगे, ध्यान रखिएगा, अलग फैक्टर नहीं है। देखो सबसे पहला पॉइंट पूछा जाएगा कि अगर मैं 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम के 2 पिंड फेंकूं, एक 2 किलोग्राम का फेंकूं, एक 4 किलोग्राम का फेंकूं, तो बताइए दोनों के लिए जो स्टेप वेलोसिटी होगी वो सेम होगी कि अलग अलग? तो कहना जो पिंड का द्रव्यमान होता है सर, उस पर स्टेप वेलोसिटी नहीं निर्भर करती। आप दोनों फॉर्मूले में देख लीजिए, कहीं पर भी पिंड का द्रव्यमान नहीं आया। तो पहला पॉइंट ये होगा कि पिंड के द्रव्यमान पे स्मॉल m पे स्टेप वेलोसिटी नहीं निर्भर करेगी, नहीं निर्भर करती। द्रव्यमान चाहे पिंड का 2 किलोग्राम हो चाहे 4 किलोग्राम हो, स्टेप वेलोसिटी का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही होगा। दूसरा पॉइंट सुनिए, पूछा जाएगा तुमसे क्वेश्चन कि अगर मैं इस पिंड को एक बार 30 डिग्री के एंगल पे फेंकूं, एक बार 60 डिग्री के एंगल पे फेंकूं, एक बार 30 डिग्री के एंगल पे फेंकूं, एक बार 60 डिग्री के एंगल पे फेंकूं, तो बताइए स्टेप वेलोसिटी कितना होगा? एक बार 90 भी मान लो। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे कभी भी स्टेप वेलोसिटी निर्भर नहीं करती, इस बात को याद रखना। आप चाहे 30 पे फेंकिए, चाहे 60 पे फेंकिए, चाहे 90 पे फेंकिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टेप वेलोसिटी कभी भी ध्यान रखना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे निर्भर नहीं करती, ये बड़ी बात है। क्योंकि चारों तरफ देखो, अगर आप ऐसे तिरछा भी फेंकोगे ना तो ग्रेविटेशनल फील्ड फिर ऐसे सीधे जाएगी ना, सीधे से लिया जाएगा। तो आप ऐसा मत कह देना, और ऐसे फेंकोगे तो सेंटर को कहीं ना कहीं, देखो आप जैसे भी फेंके, तिरछा भी फेंके ना, ये लाइन सेंटर से जाके मिलेगी जरूर, समझो बात को। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि एंगल पे फेंकने पर
ये फर्क पड़ेगा नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। तो द्रव्यमान पे स्टेप वेलोसिटी नहीं निर्भर करती, किसके द्रव्यमान पे? पिंड के द्रव्यमान पे। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी थीटा पर नहीं निर्भर करती, थीटा कुछ भी हो सेम रहेगा। बट एक चीज हो सकती है सर, ये चीज क्या हो सकती है? अगर आप इसको पृथ्वी की सतह से नहीं पहाड़ों से किसी फेंकते हो, मतलब आप इसको सतह से नहीं किसी h ऊंचाई से फेंकते हो, तो फिर स्टेप वेलोसिटी जरूर निर्भर कर सकती है। क्यों? क्योंकि जब आप ऊंचाई h से फेंकोगे ना, तो यहां जो स्थितिज ऊर्जा जीएमई एम है वो जीएमई एम बटे आर ई प्लस एच आ जाएगा, और आर ई प्लस एच फिर यहां पर भी आ जाएगा। आर ई प्लस आ जाएगा, बहुत सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, यहां पर आर ई प्लस एच आ जाएगा है, एम से एम कैंसल, यहां आर ई प्लस एच, तो एच का मान ज्यादा होने से स्टेप वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि अगर आप अपनी पिंड को सतह से फेंकते हैं तो स्टेप वेलोसिटी 11.2, लेकिन अगर आप अपने इस पिंड को पहाड़ में चढ़ जाते हैं फिर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो थोड़ा कम वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तब स्टेप वेलोसिटी घट जाएगी। यानी तीसरा वाला पॉइंट ये है सर, तीसरा वाला पॉइंट ये है कि अगर आप ऊंचाई बढ़ा देते हैं तो स्टेप वेलोसिटी क्या हो जाएगी सर? घट जाएगी। जमीन की बजाय पहाड़ों से फेंक देते हैं, ऊंचाई बढ़ा देते हैं तो सर स्टेप वेलोसिटी घट जाएगी। कॉपी में नोट कीजिएगा इसको, ठीक है? तो ये तुम्हारा फाइनली स्टेप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने वो सारे के सारे कवर कर दिए, ठीक है? चलो अगली स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट क्या? केपलर के नियम बताइए। तो केपलर के, सबसे पहले मैं केपलर को समझाने से पहले दो तीन चीजें ऐसी हैं जो आपके माइंड में हमेशा वो डालती है, क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करती है। सबसे पहले आप लोगों को कुछ थ्योरी पढ़ लेनी चाहिए। केपलर के नियम हम लोग बाद भी पढ़ेंगे, जैसे कि आता है जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट का नाम बताइए, सुना होगा आपने। फिर कई बार आता है टेलीस्कोप यानी दूरबीन की खोज किसने की, टेलीस्कोप की खोज किसने की। फिर आता है मोशन ऑफ सैटेलाइट, मोशन ऑफ सैटेलाइट, ग्रहों के नियम, ये किसने दिए, समझो बात को। और फिर आता है ग्रेविटेशन लॉ किसने दिया, ग्रेविटेशन लॉ किसने दिया। ये पांच चीजें ऐसी है बच्चा जो हमेशा कंफ्यूजन में क्रिएट करती है और बच्चों के क्वेश्चन गलत करती है। जियोसेंट्रिक थ्योरी, इसको बोलते हैं भू केंद्रीय सिद्धांत। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। टेलीस्कोप यानी दूरबीन की खोज, मोशन ऑफ सैटेलाइट यानी ग्रहों की गति के नियम, और ग्रेविटेशन लॉ जिसको हम बोलते हो गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसमें बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है। तो मैं आपको बता दूं, जब बहुत पहले इतना ज्यादा हमारा साइंस डेवलप नहीं हुआ था तब ज्यादातर जगह पर माना जाता था जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब होता है कि पृथ्वी को पूरे सौर मंडल का केंद्र माना जाता था, पृथ्वी को पूरे सौर मंडल का केंद्र माना जाता था, जबकि ऐसा तो है नहीं लेकिन सूर्य पूरे सौर मंडल का केंद्र कौन है, सूर्य। तो जब सूर्य माना गया तो वो हो गया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो बहुत पहले जियोसेंट्रिक थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट का नाम था टॉलमी। टॉलमी वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि सौर मंडल का केंद्र सर पृथ्वी है। फिर इस बात को बहुत सारे लोगों ने सदियों तक माना, लेकिन फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कोपरनिकस। ये ऑप्शन में बहुत देखने को मिलते हैं इस तरह के कंफ्यूजन, इसलिए मैं हमेशा ये चीज बताता हूं शुरुआत में। कोपरनिकस ने ये कहा कि देखो सर, जो टॉलमी ने बताया कि सौर मंडल का केंद्र जियो है, जियो मतलब पृथ्वी, जियो मतलब मुकेश अंबानी नहीं, ये वाला जियो, वो होता है JIO, है ना। तो टॉलमी ने कहा कि पूरे सौर मंडल का केंद्र पृथ्वी है। तो बहुत सारे लोगों ने इसको माना भी, बहुत सारे धर्म ग्रंथों में भी ये बात मिली। लेकिन जब हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कोपरनिकस ने दी, कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, पूरे सौर मंडल का केंद्र सूर्य है। तो इसकी बात किसी ने मानी ही नहीं। एक्चुअली में इसको लोगों ने बुरा भला भी कहा, और फिर फाइनली जो है इसको फांसी की सजा भी हो गई। फिर आते हैं टेलीस्कोप, दूरबीन की खोज। तो 1608 में एक गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट आए। गैलीलियो ने क्या किया सर,
गैलीलियो ने दूरबीन की खोज कर दी सन 1608 ईस्वी के आसपास। फिर दूरबीन से ये सिद्ध भी हो गया कि नहीं सर, दूरबीन से दूर की चीजें देखते हैं। तो दूरबीन से हम लोगों को पता चल गया कि बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं, सूर्य जो है वो सौरमंडल का केंद्र है। यानी कोपरनिकस की हेलियोसेंट्रिक थ्योरी सही मानी गई, इसको गलत माना गया, लेकिन बेचारा तो वो चला ही गया, कोई बात नहीं। फिर मोशन ऑफ सैटेलाइट भी आए। मोशन ऑफ सैटेलाइट किसने दी है? कह देना ये दिए है टेपलर ने। किसने दिए? टेपलर ने। और टेपलर के बाद ग्रेविटेशन लॉ किसने दिए? सर ये न्यूटन भाई साहब ने दिए, न्यूटन ने। तो ये वो नाम है जो अक्सर आपको एग्जामों में कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूजन नहीं रखना हम लोगों को, एकदम कायदे के साथ पढ़िए तभी फायदे में रहेंगे। अब टेपलर ने जब ग्रहों के गति के नियम दिए ना बच्चा, तो टेपलर ने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए। हाँ ये लीजिए, अब हमें बारी बारी करके एक एक करके सारे के सारे नियम को पढ़ना है कि टेपलर ने ग्रहों के कितने नियम दिए, 3 नियम दिए, तीनों नियम कहता क्या है, ये सारी की सारी चीजें बारी बारी हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, चलो पहला नियम सुनिए। टेपलर ने एक बहुत अच्छी बात कही। टेपलर ने ये कहा, देखो पता तो चल गया कि सूर्य केंद्र में है, ये तो पता चल गया सूर्य केंद्र में। तो टेपलर ने ये कहा कि जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो वो चक्कर वृत्ताकार नहीं दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर होता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसका मार्ग कैसा होता है? सर उसका मार्ग होता है दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, अब पृथ्वी चक्कर लगाएगी तो उसका मार्ग दीर्घवृत्ताकार होगा। और सूर्य कहाँ स्थित होगा? कह देना सूर्य स्थित होगा इसकी एक नाभि में। जैसे कि ये मैं फोकस बात, देखो दीर्घवृत्त की 2 नाभियां होती, एक यहाँ S1 एक यहाँ S2। तो सूर्य किसी एक नाभि में स्थित होता है। मान लीजिए ये मैंने कह दिया कि ये सर सन है, सूर्य S, ये सूरज क्या होता है? सूरज मामा, तो सूरज चाचू, अच्छा सूरज चाचू होता है, चंदा मामा होता है। तो ये सूरज है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही होगी। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि सर ये रही तुम्हारी अर्थ, ये रही अर्थ। देखो अर्थ ऐसे चक्कर लगा, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वो वृत्ताकार नहीं दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती है। इस बात को याद रखना। सर अगर इसका मार्ग दीर्घवृत्ताकार है तो कई बार पृथ्वी सूर्य के बहुत नजदीक भी होगी, देख लो, और कई बार पृथ्वी सूर्य के बहुत ज्यादा दूर भी होगी। ध्यान सुना, कई बार पृथ्वी सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक भी होगी, कई बार पृथ्वी सूर्य से बहुत ज्यादा दूर भी होगी। बहुत नजदीक दूरी तो भी मैंने आपको बताया है कितना होता है। सर ये होता है लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर, याद है ना। और सबसे ज्यादा जो दूर वाली डिस्टेंस होती है पृथ्वी और सूर्य की, ये कितनी होती है? सर ये होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर। करोड़ को सिया लिखते हैं, करोड़ किलोमीटर। बताइए सबसे पहले यानी सबसे पास वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? सर सबसे पास वाले पॉइंट को बोला जाता है उपसौर, पेरिजी जिसको बोलते हैं उपसौर। और सबसे दूर वाले पॉइंट को बताइए क्या बोलते हैं? सर सबसे दूर वाले पॉइंट को बोला जाता है अपसौर। अपसौर सबसे पास वाला पॉइंट, सबसे दूर वाला पॉइंट उपसौर और अपसौर, है ना। सर पास वाला पॉइंट उपसौर कब मिलता है? कहना ये मिलता है तुम्हें 3 जनवरी को, और जबकि सबसे दूर वाला पॉइंट यानी अपसौर कब मिलता है? सर ये मिलता है 4 जुलाई को। बताइए, तो यही इसका पहला नियम था केपलर का कि कोई ग्रह इन्होंने ले लिया, मतलब पृथ्वी ग्रह है, उसके अलावा और जितने भी ग्रह तब सबके बारे में यही बात बोली कि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है जिसके एक फोकस में सूर्य स्थित होता है। इस नियम की खास बात यह, इसे लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं, यानी कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। तो याद रखना बच्चा, कक्षाओं का नियम पूछा जाएगा कि टेपलर के किस नियम को कहते हैं? कहना पहले नियम को कहते हैं। ठीक है, तो ये बात सबको समझ आ रही ना। अच्छा, ये टेपलर का पहला नियम था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आ जाइए टेपलर के दूसरे नियम। टेपलर के दूसरे नियम में क्या बोला गया? कहना टेपलर का पहला नियम तो सब देखो समझ में आ गया कि जो भी हमारा ऑर्बिट रहेगा वो सर्कुलर नहीं इलिप्स के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब टेपलर का दूसरा नियम सुनिए। दूसरे नियम को समझाने से पहले फिर से मैंने यहां पर सन बना दिया,
और फिर से यहां पर मैंने अर्थ बना दी। सर ये सन हो गया और ये क्या हो गया सर, ये अर्थ हो गया। ये देखिए सर क्या कहता है टेपलर का दूसरा नियम, तो कहना टेपलर का दूसरा नियम ये कहता है कि सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा, सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा वो भी केंद्र सेंटर टू सेंटर, सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। सर इसका क्या अर्थ हुआ, इस बात को समझना है। समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, इसका क्या अर्थ हुआ ये भी सुनिए। इसका अर्थ क्या हुआ, तो कहना अगर समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, इसका अर्थ यह हुआ कि अगर मैं टाइम की वैल्यू को थोड़ी देर लिए 1 सेकेंड मान लूं कि सर 1 सेकेंड की कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है सर। 1 सेकेंड में मान लीजिए आपकी जो रेखा है ये लाइन, इस लाइन ने इतना क्षेत्रफल तय कर दिया, इतना, यानी सिर्फ 1 सेकेंड में ये लाइन समय t बराबर 0 से समय t बराबर 1 सेकेंड में यहां पर आ गई। ये देखिए इस पॉइंट पर आ गई। कितना क्षेत्रफल तय किया, कहना सर क्षेत्रफल जो तय हुआ है वो सर कितना हुआ है, क्षेत्रफल इतना तय हुआ। समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। 1 सेकेंड मैंने लिया और 1 सेकेंड में देखा कितना क्षेत्रफल तय हुआ है, सर इतना क्षेत्रफल तय हुआ है, देख लो, ठीक है सर, अच्छी बात है। अब मैं इसी क्षेत्रफल को थोड़ा अलग नजरिए से निकालना चाहता हूं। अलग नजरिए का मतलब ये है कि इस बार मैंने लाइन जो है ना वो ऐसे खींच दी, ऐसे ऐसे खींच दी, ठीक है, और यहां बोल दिया कि यहां पर सर मान लीजिए समय t बराबर फिर से 0 है। अब मुझे समय को बढ़ाना है, यानी फिर से 8 सेकेंड करना है, लेकिन क्षेत्रफल ये वाला और ये वाला बराबर होना चाहिए। तो ये वाला और ये वाला क्षेत्रफल तभी बराबर हो सकता है सर जब यहां लाइन जो है कुछ ऐसे खींची गई होती। अरे एकदम पास खींच दिया गया होता ऐसे, तो क्षेत्रफल बराबर थोड़ी ना होता। तो ये लाइन, ये क्षेत्रफल तभी बराबर हो पाएगा जब लाइन को थोड़ा सा हम दूर खींचेंगे इस तरीके से, ये देखो, और यहां से लेकर यहां तक का जो समय होगा सर ये भी कितना होगा, 8 सेकेंड होगा। समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन यहां से एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन ये किया जा सकता है कि जब सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा थोड़ा लंबी थी, अर्थात पृथ्वी सूर्य से दूर था, तो दूर था, तो देखिए पृथ्वी ने सिर्फ 1 सेकेंड में इतनी ही दूरी तय की, सिर्फ 1 सेकेंड में इतनी दूरी तय की, ध्यान से सुना। लेकिन जब पृथ्वी और सूर्य को मिलाने वाली रेखा छोटी थी, यानी पृथ्वी पास थी, तो सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा ने देखो इतनी ज्यादा दूरी तय कर ली, इतनी ज्यादा दूरी तय कर ली ना। क्या मतलब हुआ सर, यहां दूरी कम तय की, यहां ज्यादा। तो मतलब एकदम सीधा साधा है कि जब सूर्य और पृथ्वी, या यूं कहिए पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, तब उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है ना। तो इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे, जब पृथ्वी और या सूर्य, ऐसा बोलिए, जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है तब उसकी स्पीड ज्यादा होती है, दूर होती है तो स्पीड कम होती है। एक्चुअली में इस बात को जब उन्होंने बोला, इस लाइन को अच्छे से समझा के बोला, तो उन्होंने ये कहा कि जब भी कभी सूर्य या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो उस समय एक नियम का पालन होता है, और वो नियम है कोणीय संवेग संरक्षण का। उस समय एक नियम का पालन होता है, और वो नियम होता है कोणीय संवेग संरक्षण का, यानी उस समय कोणीय संवेग कांस्टेंट होता है। अच्छा सर, कोणीय संवेग क्या होता है, कहना कोणीय संवेग का मतलब होता है m इंटू वी इंटू आर, सर ये कांस्टेंट होता है। मैंने कहा वेरी गुड। घूमते समय देखो पृथ्वी का द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, हाँ, तो द्रव्यमान तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हो कि वेलोसिटी और बीच की दूरी का गुणनफल हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। आप कह सकते हो वेलोसिटी और बीच की दूरी का जो गुणनफल है सर वो हमारा कैसा हो जाएगा, सर उसे आप कह सकते हो वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत को अप्लाई करने से यह पता चला कि जब बीच की दूरी कम होगी तो स्पीड ज्यादा होगी, और जब बीच की दूरी ज्यादा होगी तो देख लीजिए उसकी स्पीड कम होगी। समझो बात को। तो याद रखना, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अगर कम है तो वहां स्पीड ज्यादा, कम का मतलब पास। तो आप कॉपी में इसको ऐसे लिखिए कि जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, दूर होती है तो उसकी स्पीड कम होती है।
नजदीक का मतलब आर टर्म। ओके, चलो सर ये बात बहुत अच्छी रही। तो आप मुझे बताओ सबसे नजदीक वाला पॉइंट कौन सा है? तो कहना सबसे नजदीक वाला पॉइंट साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है 8 ये है सर। ठीक है सर, सबसे नजदीक वाला पॉइंट ये है, इसका मतलब यहां पर जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी, है ना। और ये पॉइंट होता है उपसौर, तो उपसौर पे स्पीड हमेशा ज्यादा होती है, और जबकि अपसौर की बात करेंगे तो अपसौर पे स्पीड कम होती है, यानी अपसौर पे स्पीड कैसी होगी सर? मिनिमम होगी। इस बात को याद रखिएगा। बताइए, क्लियर है ना? तो ये सब छोटे छोटे, अब क्वेश्चन ये भी आएगा कि केपलर का दूसरा नियम किसके संरक्षण पर काम करता है? तो आपको बताना है कि कोड़ी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। इस बात को याद रखिएगा। और कोड़ी संवेग संरक्षण के सिद्धांत के एक्सप्लेनेशन से हमें ये बात पता चली कि जहां दूरी कम वहां स्पीड ज्यादा, जहां दूरी ज्यादा वहां स्पीड कम। इसके अनुसार मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड कहां मिलेगी, ये भी मैंने आपको यहां बताया। अब कई बार क्या होता है कि ये लोग अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बना देते हैं उल्टे सीधे। मैं बताता हूं कैसे। ये लोग क्या करते हैं कि जानबूझ के कर देते हैं कि कहते हैं कि देखो सर मैंने यहां पर पृथ्वी के चलने के अनुसार 3 पॉइंट लिए हैं, कह दिया एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट सी है, ऐसे कह देंगे। तो कह देंगे कि बताइए अगर इन 3 पॉइंट ए बी सी पर मैं स्पीड को वी ए, स्पीड को वी बी और स्पीड को वी सी मान लूं, तो बताइए ये तीनों स्पीड आपस में बराबर होंगी कि अलग अलग होंगी? ये क्वेश्चन आएगा। कि ए बी सी अगर 3 स्पीड मान ली अलग अलग बिंदुओं पर, तो बताइए स्पीड बराबर हो रही है अलग अलग? कहना है सर बिंदु देखो अलग अलग है, स्पीड भी अलग अलग होगी। जो बिंदु सबसे पास होगा उसकी स्पीड ज्यादा, जो बिंदु दूर होगा उसकी स्पीड कम। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो हम लोग कैसे डिसाइड करें कि कौन सा बिंदु पास है कौन सा दूर है? कुछ नहीं डिसाइड करना, जो बिंदु इसके नजदीक होगा सी, उस पर स्पीड ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है। तो कह सकते हो सी बिंदु नजदीक भी दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। ए बिंदु सबसे ज्यादा दूर होगा, चाहे लाइन खींचते देख लीजिए जरा। तो सी, बी और ए में से सबसे ज्यादा जो स्पीड होगी सर, सबसे ज्यादा जो स्पीड होगी वो कह सकते हो सी बिंदु पर ही होगी, उससे कम बी पर, उससे कम ए पर, है ना। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम था, इसको बोलते हैं कोड़ी संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यानी केपलर का दूसरा नियम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सर दूसरे नियम के बाद, दूसरे नियम में तो उसने बताया कि पृथ्वी हमारी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो उसकी स्पीड कैसे होती है। अब तीसरे नियम में क्या है ना, सूर्य के चारों ओर घूमने के, अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गया, थोड़ा सा सुनिए ध्यान से, देखो मैं बहुत ध्यान सुनना एकदम कायदे के साथ। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो चारों ओर घूमने के साथ साथ वो अपनी डायरेक्शन में भी घूमती है, अपनी एक्सिस के अबाउट भी घूमती है। हाँ, लेकिन अपनी एक्सिस के अबाउट घूमना एक अलग समय में होता है, और सूर्य के चारों ओर घूम के पूरा एक चक्कर कंप्लीट करना, कह सकते हो ये अलग टाइम में होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो अपनी एक्सिस में घूमना सर इसको कहते क्या है? कहना जब पृथ्वी अपनी एक्सिस के अबाउट घूमती है, सर अपनी एक्सिस के अबाउट घूमती है, उसे बोला जाता है घूर्णन। उसे क्या बोला जाता है? घूर्णन, जिसको आप रोटेशन भी कह सकते हो। अपनी एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए एक पूरा चक्कर 24 घंटे में लगता है, 24 घंटे में। जबकि अगर यही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, देखो चारों ओर घूमने का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कभी भगवान के दरबार में जाइए, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भगवान के दरबार में जाते हैं ना, तो वहां पर परिक्रमा करते हैं ना देखो, तो एक होता है ऐसे घूमना, ऐसे घूम रहे लोग, घूम रहे, और एक होता है भगवान के चारों ओर घूमना ऐसे। तो भगवान के चारों ओर घूमने को या तो परिक्रमा कहते हैं। तो जब हम सूर्य को भी भगवान मान लो, अपने आप को भक्त मान लो, तो ये भक्त जब सूर्य के चारों ओर घूमेंगे, तो बताइए उसको परिक्रमा कहेंगे। एक्चुअली में उसका सही नाम होता है परिक्रमण। तो परिक्रमण के लिए अगर पूछा जाए कितना समय लगता है, तो आप बोलिए 365 दिन का। वो अलग है, 365 है, 365 दिन 6 घंटे के आसपास लगता है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, उसको आप रीजनिंग वाले टीचर से समझिएगा, ठीक। तो घूर्णन 24 घंटे और कह सकते हो परिक्रमण हमारा 365 दिन। अब दूसरी बात सुनिए, अपनी एक्सिस के अबाउट घूमना, अपनी एक्सिस के अबाउट घूमना, सर ये किस पर डिपेंड करता है?
कि अपनी एक्सिस के अबाउट वो ढूंढ गया पूरा। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि ये है, ये अपनी एक्सिस के अबाउट ढूंढ गया, तो इसका ढूंढना सिर्फ इसकी खुद की एंगुलर स्पीड पे डिपेंड करेगा, खुद की एंगुलर स्पीड पर, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो इसकी खुद की त्रिज्या पर, खुद की जो त्रिज्या होगी। तो घूर्णन काल जो है ना वो पृथ्वी की त्रिज्या पर डिपेंड करता है, इस पर पृथ्वी की त्रिज्या पर डिपेंड करता है। जबकि सूर्य के चारों ओर घूमना सर ये इस पर डिपेंड करता है, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है, यानी स्मॉल आर पे। यही तुम्हारा अंदर है। तो चीजें समझो फिर से कि घूर्णन का जो समय है वो पृथ्वी की त्रिज्या, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर पृथ्वी की त्रिज्या 8% से टूट जाए है तो घूर्णन काल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो घूर्णन करना, रोटेशन करना, ये पृथ्वी की त्रिज्या पे डिपेंड करेगा कि पृथ्वी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। लेकिन परिक्रमण काल ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी पर डिपेंड करेगा, यानी आर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब आ जाइए जरा अगले नियम में। तो मैंने कहा तीसरा नियम क्या होता है, तो तीसरे नियम में ये बोला गया किसी ग्रह का आवर्त काल, लेकिन ये जो आवर्त काल है इन्होंने लिखा है ना, ये परिक्रमण का आवर्त काल है, इस बात को याद रखना, कंफ्यूजन कई बार हो सकती है। ये परिक्रमण का आवर्त काल है हरा, जो कि आवर्त काल वैसे नॉर्मली कितना है परिक्रमण का, 365 दिन, पूरा का पूरा 365 दिन लगता है। हाँ, एक चक्कर लगाने में ध्यान रखना। तो इन्होंने ये बोला कि किसी पृथ्वी और सूर्य जो पृथ्वी का परिक्रमण काल है उस परिक्रमण काल का आवर्त काल टी का स्क्वायर, उनके बीच की दूरी के ग्रह और सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी के घन के समानुपाती होता है। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। लेकिन ध्यान रखना ये जो टी है ना ये परिक्रमण काल है, मतलब परिक्रमण का आवर्त काल है, इस बात को याद रखना। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर की पावर 3/2। या फिर आप चाहो तो इसमें 1/2 वाला फॉर्मूला भी बना सकते हैं, इसमें 1/2 वाला फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है। दैट मीन्स T1/T2 शुड बी इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R2 की पावर 3/2। आप चाहो तो आप ऐसा वाला फॉर्मूला भी बना सकते हैं। बताइए, क्लियर हुआ? बताइए जल्दी से, समझ आ गया? ओके, तो ये हमारा कह सकते हो टॉपिक यहां से खत्म होता है, यानी तीसरा जो नियम था केपलर का तीसरा नियम ये खत्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं ये जो आर है, इस आर को कहते क्या है सर? ये आर जो है वो एवरेज डिस्टेंस है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। क्योंकि मैंने कहा कि भाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी तो बदलती है, तो आर कौन सी दूरी है? लिखा है ना औसत दूरी। औसत दूरी दिया जाए तो ठीक, नहीं दिया जा रहा है तो आप औसत दूरी निकालने के लिए सूर्य और पृथ्वी की मिनिमम दूरी, सूर्य और पृथ्वी की मैक्सिमम दूरी, इन दोनों का योगफल करके 2 से भाग कर दीजिए, औसत दूरी निकलाएगी आपकी, है ना। अगर दिया जाता है तो, नहीं दिया जाता तो आप ऐसे कर लो, ठीक है। चलो अब आगे देखिए, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करा दूं। पहले तो ये सवाल सॉल्व करना जरूरी है, फिर मैं आपको स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बताऊं। देखो ये वाला सवाल देखिए, सवाल क्या, इसी पर आधारित है जो मैंने बीच पढ़ाया। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी आधी हो जाए तो 1 वर्ष में कितने दिन होंगे? यानी कहा यह जा रहा है कि अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी आधी हो जाए, 1/2 हो जाए, तो बताइए अगर आधी हो गई तो 1 वर्ष में कितने दिन होंगे? तो मेरे भाई आप ये बताओ, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी इतनी है, पृथ्वी ऐसे चारों ओर सूर्य के घूम रही है, बताइए, और वही दूरी आधी हो गई तो घूम तो तुरंत जाएगी, कम समय लगेगा। तो पहले तो 1 वर्ष में 365 दिन थे, यानी जब इतनी थी तो घूमने में 365 दिन लगते थे, बीच की दूरी आधी हो रही तो घूमने में कितने दिन लगेंगे? अगर आप कह रहे हो कि 365 का आधा कर दो तो मूर्ख हो तुम लोग, है नहीं, आधा नहीं हो रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला लग रही है। फॉर्मूला ये कहता है कि आवर्तकाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2। बताइए, था ना? था कि नहीं था? ओके, तो मेरे भाई बताओ, अगर मैं नया आवर्तकाल पूछूं, 20 की दूरी को क्या किया है सर? 20 की दूरी को किया है आधा, तो 1/2 की पावर 3/2 का फर्क पड़ेगा।
अब 2^3/2 कितना होता है ना, 2^3 8, और 8 का अंडर रूट भी तो लोड है पावर 8/2, तो 8 का अंडर रूट होता है 2√2, यानी जो भी फर्क पड़ेगा वो 2√2 का पड़ेगा, लेकिन नीचे 1/2√2 का पड़ेगा। यही रीजन है कि नया आवर्तकाल जो होगा वो पुराना वाला आवर्तकाल डिवाइड बाई 2√2। सर 8 वर्ष में बस इतने ही दिन होंगे, बट आपके एग्जाम में जब भी कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है ना तो डायरेक्ट डेटा पूछा गया है, तो याद रखना इस पूरे डेटा को सॉल्व करने के बाद आता है 129 दिन, 129 दिन। तो याद रखिएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अगर आधी हो गई तो पृथ्वी जहां 365 दिन में पूरा चक्कर लगा रही थी, अब वो 365 दिन में न लगा के सिर्फ और सिर्फ कितने दिन में लगाएगी सर, 129 दिन में ही पूरा चक्कर लगा डालेगी। समझे ना? चलो आगे देखते हैं। तो छूट तो नहीं रहा, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये होते क्या है, सबसे पहली बात ये होते क्या है, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। देखो मैं कुछ चीजें बताऊं, जैसे कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये मेरी अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ध्यान सुना एकदम कहते हैं, और अर्थ के सरफेस पे अलग अलग देश बसे हुए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये एक देश है, इस देश का मैंने नाम मान लिया पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, ये चीन रसिया कुछ भी मान लीजिए, ये मान लीजिए एक देश है, और इस देश का मैंने नाम मान लिया यूएसए, थोड़ा छोटा, पाकिस्तान लिखेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, यूएसए। अब भारत देश ने ये सोचा कि मुझे इस यूएसए पर नजर बना के रखनी है। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो नजर बनाए रखने के लिए मुझे यहाँ पर एक सैटेलाइट लगानी पड़ेगी। सर ठीक है, आपने एक सैटेलाइट लगाया, लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि पृथ्वी जो है ना अपनी एक्सिस के अबाउट इस तरीके से घूम भी रही है, जिसको आप रोटेशन कहते हो, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही ना। तो आप मुझे बताइए अगर पृथ्वी अच्छा पृथ्वी के घूमने की दिशा क्या है? अगर मैं पूछूं कि बताइए पृथ्वी की घूमने की दिशा क्या है, तो कहना पश्चिम से पूर्व। देखो ये होता है वेस्ट और ये होता है ईस्ट, पश्चिम से पूर्व ऐसे घूम रही है, ऐसे। तो अगर ये ऐसे घूम रही है मेरे भाई, तो पाकिस्तान जो यहां है, अब देखो पाकिस्तान गोला समझो, ये गोला ऐसे पाकिस्तान, या अब पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो पाकिस्तान भी यूएसए भी घूम के ऐसे चला जाएगा, बताइए ऐसे चला जाएगा। तो मेरे भाई अगर हम यूएसए के एक शहर कैलिफोर्निया में नजर बनाए रखने जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई नई खोज हो जा रही है और हम लोग अनभिज्ञ हो जाए उस खोज से, तो यूएसए का ये जो मैप है ये ऐसे घूम रहा है, तो भैया इस सैटेलाइट को भी तो उसी डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा, बताओ, और उतनी ही एंगुलर स्पीड से घूमना पड़ेगा जितनी एंगुलर स्पीड से यूएसए घूम रहा है। पृथ्वी के घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है? कहना पृथ्वी के घूर्णन का आवर्तकाल 24 घंटा होता है। यही रीजन है कि इस सैटेलाइट का आवर्तकाल भी मुझे कितना रखना पड़ेगा? 24 घंटे। ये देखो पृथ्वी के घूमने की डायरेक्शन कैसी है? पश्चिम से पूर्व। यही रीजन है कि इसकी डायरेक्शन भी कैसी रखनी पड़ेगी? पश्चिम से पूर्व, तभी तो नजर बना रख पाएगा। तो जब हम पृथ्वी के किसी पर्टिकुलर हिस्से पर अपनी नजर बनाए रखने के लिए सैटेलाइट लगाते, यानी पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर हो, अब देखो जहां जहां ये हिस्सा जा रहा है वहां वहां वो सैटेलाइट भी जा रही है, तो इस हिस्से के सापेक्ष ये स्थिर है, इसलिए बोलते हैं इसको भू स्थिर उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कई बार इसको एक और नाम से बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। सिंक्रोनस वर्ड तब यूज किया जाता है कि जब दो घूमने वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम हो जाए। याद रखना ये मोटर में वर्ड आता है जियो सिंक्रोनस वगैरह, तो ये सिंक्रोनस वर्ड तब यूज किया जाता है जब दो घूमने वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम हो जाए, तो स्पीड तो सेम हो ही जाएगी, है ना। तो जब हमें पृथ्वी के किसी हिस्से के सापेक्ष अपने सैटेलाइट को स्थिर रखना होता है, भू स्थिर उपग्रह। अच्छा इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो सतह से इसकी ऊंचाई ध्यान रखना कितनी होती है? सर सतह से इसकी ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई होती है, देखो यहां मीटर लिखा हुआ है, एकदम बेवकूफ है, 36,000 किलोमीटर कर लेना, तो 36,000 किलोमीटर होती है। लेकिन अगर सेंटर से पूछी जाती तो कहना सेंटर से पूछी जाती तो इसमें 6400 किलोमीटर को और जोड़ना होता, समझो बात को। तो सतह से 36,000, लेकिन सेंटर से तो 36,000 प्लस 6400, ठीक है। तो जब हमें पृथ्वी के किसी हिस्से पर नजर बना कर रखनी होती है
दैट इज कॉल्ड माई जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। इसी को हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहते हैं। सिंक्रोनस वर्ड तब लगाते हैं जब स्पीड सेम हो जाती है। ओके, तो ये हमारा वो सैटेलाइट है। चलो, तो ये हमारा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के बारे में हो गया। नेक्स्ट, अब देखो यहां पर भी एक नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन है आपके सामने, अटेम्प्ट कर लेते हैं इसको भी। बोला जा रहा है कि दो ग्रहों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। मतलब मेरे पास दो ग्रह हैं और उन ग्रहों की रेडियस का अनुपात 2:3 है। बहुत ध्यान से सुनना सर, रेडियस का अनुपात 2:3 है। उनके घनत्व का अनुपात बताइए कितना है सर? घनत्व का अनुपात 3:2 है। देख लो, ठीक है, 3:2 है। क्या बोला जा रहा है सर? दोनों ग्रहों में गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात क्या होगा? मैं इसका सोल्यूशन देने जा रहा हूं। दोनों ग्रहों में बताइए गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात क्या होना चाहिए। तो इधर द्रव्यमान की तो कोई चर्चा ही नहीं की गई है, जो भी चर्चा है वो घनत्व और आर की है। तो जी बराबर हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल जी, याद है ना फॉर्मूला घनत्व वाला, रो इंटू आर, यही फॉर्मूला होता है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं G1/G2 यानी इसका अनुपात निकालू G1/G2, तो मुझे ρ1/ρ2 का अनुपात रखना पड़ेगा और इंटू करना पड़ेगा R1/R2। एकदम ध्यान से सुनिएगा सर, ρ1/ρ2 कितना है? 3/2। R1/R2 कितना है? 2/3। टट्टम पिट्टी कर दीजिए तो 8:8 आ जाएगा। देख लीजिए, तो दोनों ग्रहों पर जो गुरुत्वीय त्वरण का रेशियो आ रही है सर वो 1:1 आ रही है। कितना आसान सवाल है, यानी दोनों पर गुरुत्वीय त्वरण समान होगा। तो हर बार GME/RE² नहीं लगता। कई बार लोग क्या करेंगे ना, इसमें डायरेक्ट इससे लगा देंगे, है आंसर 9/4 बता देंगे। 9/4 नहीं होगा सही उत्तर, ठीक है। चलो आगे देखिए। अब याले चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। एक्चुअली में इस हेडिंग पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने लगे। अब पूछे जाने लगे तो मेरी मजबूरी है बताना। आप इस हेडिंग का नाम होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग और समझने में थोड़ा सा जो है आप लगेगा टफ है, लेकिन टफ नहीं है, एकदम आसान है। देखो पहले बात को समझो, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। उससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताऊं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास मैंने ये 2 पिंड दिखाए, कोई भी 2 पिंड है ना। एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का m2 है, और इनकी सेंटर डिस्टेंस मैंने कह दी r है। कितनी है? स्मॉल r है इनकी सेंटर डिस्टेंस। हमेशा सेंटर डिस्टेंस ली जाती है, इस बात को याद रखना, सरफेस से नहीं। तो पूछा जाएगा कि बताइए इस सिस्टम की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होनी चाहिए। ध्यान सुनना, इस सिस्टम की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, GPE बोलते हैं इसको, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो कहना जब भी कभी आपको सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, पहले माइनस लगाइए, G लिखिए, दोनों द्रव्यमान लिखिए m1 m2 और डिवाइड बाई बीच की दूरी कर दीजिए। बस किसी भी सिस्टम की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकालने का बस यही एक फॉर्मूला, यही एक कॉन्सेप्ट है। इसी से आप सारी चीजें निकालोगे। इसको याद कर लो पहले तो। अब ये U बराबर -G m1 m2/r। लेकिन जब ये बात तुमसे किसके बारे में पूछी जाएगी? जब ये बात तुमसे पूछी जाएगी अपनी अर्थ के बारे में। जब ये बात किसके बारे में पूछी जाएगी? सर ये बात पूछी जाएगी अपनी अर्थ के बारे में। चलो अर्थ भी बना लेते हैं। मान लीजिए ये मेरी अर्थ हो गई, ये क्या है? अर्थ। और अर्थ के ऊपर मैंने एक और द्रव्यमान रख दिया या एक और पिंड रख दिया। अब ध्यान से सुनना एकदम प्रायदिक सब। तो अर्थ का द्रव्यमान कितना होता है? सर अर्थ का द्रव्यमान me, पिंड का द्रव्यमान m, इनके सेंटर की डिस्टेंस कितनी होगी? तो कह देना इनके सेंटर की डिस्टेंस होगी लगभग re, लगभग re। अब मुझे बताओ अगर ये re है, इसकी दूरी बहुत कम होगी ना, इसलिए अगर ये re है तो जल्दी से मुझे बताइए कि यहां पर u बराबर कितना हो जाएगा? तो -G m डिवाइड बाई re। तो पृथ्वी की सतह पर अगर तुमसे कोई पूछे कि पृथ्वी की सतह पर बताइए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है पृथ्वी की सतह पर, तो -GME/RE कर दो। मैंने RE + H नहीं किया क्योंकि पृथ्वी की सतह पर पूछा गया है यार, H थोड़ी ना है ना,
है ना। तो पृथ्वी की सतह पर नहीं, पृथ्वी की सतह पर इतना होता है। अब प्रश्न ये है कि अगर अगले वाले टेस्ट में यही जो पिंड आपने दिखाया है सर, ये पिंड पहुंच जाता ऊपर। जैसे कि ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि फिर से मैंने अर्थ बना दिया, ये फिर से अर्थ बना दिया, ये अर्थ हो गई, ठीक है, ये अर्थ हो गई। अर्थ का द्रव्यमान बताइए कितना है, me। आपने जो पिंड रखा m द्रव्यमान का, वो थोड़ा हाइट पे रख दिया, और ये हाइट इतनी ज्यादा है कि आप इसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते, h। यहां से त्रिज्या कितनी है सर, इसकी त्रिज्या पृथ्वी की आ रही है। सुन रहे हैं ना सब लोग। अब बताओ इस सिस्टम की कितनी ऊर्जा होगी। तो कहना अब इस सिस्टम की अगर ऊर्जा तुमसे पूछी जा रही है तो अब इस सिस्टम की ऊर्जा हो जाएगी U बराबर -GMEM। अब डिवाइड में कितना हो जाएगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी RE प्लस H। सुन रहे हैं ना सब लोग। ओके, बताइए। तो इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सरफेस पे एनर्जी GMEM अपॉन RE माइनस के साथ, H ऊंचाई पर एनर्जी ध्रुवीय स्थिति ऊर्जा माइनस GME अपॉन RE प्लस H। सुन रहे हैं सब लोग। अब यहीं से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि अगर हम किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से उठाकर H ऊंचाई पर ले जाएं। ध्यान सुनना, ये बहुत खास है, और इसी पर 2018 में रेलवे ने क्वेश्चन पूछा था, मैं बता दूं पहले, और बढ़िया न्यूमेरिकल था। और वो न्यूमेरिकल को समझाने के लिए मुझे आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बड़ा ही प्यारा एकदम सवाल है, थोड़ा सा फायदे में लगाएंगे तभी फायदे में रहेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है। तो इन्होंने ये पूछा था कि अगर हम किसी द्रव्यमान को पिंड को पृथ्वी की सतह से उठाते H ऊंचाई में ले जाए, तो पहले मुझे बताइए स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी कि घटेगी। तो कहना अगर आप पृथ्वी की सतह से H ऊंचाई में ले जा रहे हैं तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि कैसे बढ़ जाएगी सर, पहले RE था, यहां RE प्लस H, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा, तो ये पूरा टर्म नहीं भैया, ऐसा नहीं है। माइनस कौन देखेगा सर, यहां पहले RE था, यहां RE प्लस H है। तुमने RE प्लस H यानी H जब जोड़ोगे तो होल वैल्यू तुम्हारी, ये जो मान है, ये मान कम जरूर हुआ लेकिन माइनस में कम हुआ, और माइनस में कम होना बढ़ना होता है। देखो ये -20 होगा फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा मान माइनस का 20 आया मान लो। जब RE प्लस H रख दोगे तो ये मान माइनस का क्या आएगा, 5। तो आप मुझे बताओ माइनस का 20 बढ़ा भी माइनस का 5 बढ़ा, तो कहना माइनस का सर 5 बढ़ा है। बताइए, अटल बड़ी थी भैंस। चलिए, तो कोई बात नहीं। तो यहां से यहां ले जाने में स्थिति यानी ऊंचाई बढ़ाने में स्थिति ऊर्जा बढ़ती है, पहली बात क्लियर हो रही। दूसरा बात ये पूछी जाएगी जी, जब आप सतह से H ऊंचाई में ले जाते हो तो कार्य भी करना होता है, तो बताइए वो कार्य कितना करना होगा। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ी है, पहली बात तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ी है, और स्थितिज ऊर्जा बढ़े होने का मतलब है कि तुमने कुछ कार्य किया होगा। तो तुमसे कई बार वर्क डन भी पूछता है कि बताइए कितना वर्क डन किया होगा। हाँ, अगर स्थितिज ऊर्जा बढ़ी है तो बताइए कार्य किया होगा। कहना कार्य निकालना है सर, सतह से H ऊंचाई में ले जाने के लिए तुम्हें क्या निकालना है सर, तुम्हें कार्य निकालना है, और कार्य का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सर जो भी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो वही कार्य। वेरी गुड। पहले इनिशियल 1 बाद में फाइनल 2। तो बताइए टीआर कार्य निकालना है तो कैसे निकले, कहना फाइनल माइनस इनिशियल कर दो सर, बस टीआर कार्य आ जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए सर, टीआर कार्य आ जाएगा। चलो करते हैं, थोड़ा सा दिमाग को तेज दौड़ाएंगे, इसमें से इसको घटा दो। तो माइनस, फिर माइनस चिन्ह भी लगा, फिर माइनस, तो प्लस हो जाएगा बीच में। लेकिन ऊपर से कॉमन क्या हो जाएगा सर, ऊपर से कॉमन हो जाएगा GME। ऊपर से कॉमन क्या हो जाएगा सर ऊपर से कॉमन हो जाएगा GMEM, ठीक है। और कुछ कॉमन नहीं होगा, माइनस का 1 अपॉन RE प्लस H ये, और वो माइनस माइनस प्लस हो चुका है, प्लस 1 अपॉन H, नहीं प्लस 1 अपॉन RE, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कह रहा है ये थोड़ा क्वेश्चन में एलसीएम ले लीजिए, तो माइनस का RE प्लस का RE कैंसिल,
एलसीएम ले जाने के बाद पता है क्या बनेगा सर, एलसीएम ले जाने के बाद बनेगा डेल्टा डब्ल्यू बराबर GMEM, है ना, और ऊपर बचेगा H और नीचे रहेगा RE, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में RE प्लस H, मतलब RE प्लस H। याद क्या करना है मैं वो बताता हूं, पहले सवाल की गहराई तो समझो। फिर इसके बाद आपको ये फॉर्मूला अक्सर जो है ना स्मॉल g के पदों में पूछा जाता है, GME। अब देखो यहां पर मैंने कहा कि ऐसा कह सकता हूं कि GME बराबर GRE स्क्वायर। देखो तो GME की जगह मैंने GRE स्क्वायर फिट कर दूंगा यहां पर, लेकिन एक काम और कर सकते ना, एक RE और नीचे ले आइए तो GME डिवाइड बाई RE, सर ये कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा GRE। बताइए, तो GME डिवाइड बाई RE की जगह मैंने GRE फिट कर दिया। अच्छा, GME डिवाइड बाई RE, सर इतने की जगह मुझे क्या फिट करना है, सर यहां फिट करना है GRE। तो देखो टिया वर्क डन हो जाएगा MGHRE और डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा RE प्लस H। बताइए, कई बार क्या है ये RE को नीचे भी ले आते हैं, तो बच्चा अगर इस RE को नीचे ले आए तो टिया वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा MGH, और अगर RE को मैं नीचे लेके आ जाऊं तो 1 प्लस H अपॉन RE, 1 प्लस H अपॉन RE। तो याद रखना, अगर हम किसी पिंड को सरफेस से उठाकर H ऊंचाई पर ले जाते हैं, अगर हम किसी पिंड को सरफेस से उठाकर H ऊंचाई पर ले जाते हैं तो टी डेट कार का वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा सर वो ये होगा, डेल्टा डब्ल्यू बराबर MGH ऊपर डिवाइड बाई 1 प्लस H अपॉन RE। कई बार आपने ऐसा भी सुना होगा, सिर्फ MGH सुना होगा। एक्चुअली में जब स्मॉल h बहुत छोटा होता है, स्मॉल h का मान पृथ्वी की त्रिज्या के तुलना में बहुत छोटा होता है, तो हम लोग इस H बटे RE को लगभग 0 मान लेते हैं, हटा देते हैं, तो सिर्फ MGH भी बचता है। लेकिन जो करेक्ट फॉर्मूला होता है वो ये होता है MGH डिवाइड बाई 1 प्लस H अपॉन RE। ओके, तो अभी हमने देखो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा, और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ने के बाद हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये पिछली साल का सवाल है और बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत ध्यान से देखिएगा सवाल कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन लिखा है, यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g है, द्रव्यमान mth वस्तु को पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या r के 3 गुना ऊंचाई तक उठाने में किया जाता है, बोला जा रहा है। मुझे जो वस्तु उठाना है वो बताइए कितना ऊंचाई पर उठाना है, तो कह देना पृथ्वी की त्रिज्या के 3 गुने ऊंचाई पर उठाना है, और तुमसे वर्क डन पूछ रहा है। तो मैंने अभी अभी बताया ना कि जब आपको h ऊंचाई पे उठाना होता है तो वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला होता है MGH ऊपर होता है और डिवाइड बाई हो जाता है 1 प्लस H अपॉन R। बताइए ये फॉर्मूला। अब H बराबर कितना रखना है, सर H बराबर रखे 3R। मेरे भाई जैसे ही आप H बराबर 3R रखोगे, अब बहुत ध्यान सुना, H बराबर यहाँ 3R तो यहाँ 3, यहाँ 3R करोगे तो आप कह सकते हो R से R कैंसिल, 1 प्लस 3 सर 4 हो जाएगा, जिसकी वजह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा सर वो हो जाएगा MGR। अच्छा, ऊपर 3 आ जाएगा, 3 बटे 4 ऊपर हो जाएगा MG, और H की जगह आपने 3R रखा है इसलिए 3 बटे 4 MGR, ये हो जाएगा 3 बटे 4 MGR। और देख लो इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 के साथ। समझे? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए बस आपको समझना है क्वेश्चन कैसे लगाना है। ये हमारे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर की लास्ट हेडिंग है बच्चा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, केंद्रक और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र। ये अंतर समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को केंद्रक और गुरुत्व केंद्र में अंतर नहीं समझ में आता। अगर मैं कहता हूं सेंट्रॉइड क्या होता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, दोनों में भाई देखो अंतर होता है। क्या अंतर है मैं बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने कोई एरिया लिया, ये मान लीजिए कोई एरिया है ना, ये क्या है सर? सर ये कोई एरिया है। तो याद रखना तुम लोग, एरिया का जो सेंटर होता है सर, एरिया का जो सेंटर होता है उसे बोला जाता है सेंट्रॉइड, यानी एरिया का जो सेंटर होगा सर उसे बोला जाएगा केंद्रक। सर एरिया का जो सेंटर होगा उसे बोला जाएगा केंद्रक। इसका मतलब ये कौन सी आकृति में है सर? ये 2D आकृति में। 2D आकृति में एरिया का सेंटर सेंट्रॉइड होता है यानी केंद्रक होता है। बट अगर यही मेरे पास 3D आकृति होती, कोई भी 3D बॉडी ले लो, कोई भी आप 3D बॉडी ले लीजिए, तो मान लीजिए कोई मेरे पास 3D बॉडी होती, और 3D बॉडी का मतलब होता है
कि बच्चा उसके पास क्या होना चाहिए, वैल्यूम। उसके पास क्या होना चाहिए सर, उसके पास होना चाहिए वैल्यूम। तो जिसके पास वैल्यूम होता है दैट मीन्स 3D बॉडी। तो गुरुत्व केंद्र वह केंद्र होता है जिस पर वस्तु का संपूर्ण भार केंद्रित होता है, या वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता हुआ माना जा सकता है सर, उस बिंदु को गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना 2D आकृति का जो सेंटर होता है सर, उसे हम बोलते हैं केंद्रक यानी सेंट्रॉइड, और 3D आकृति का जो कह सकते हो कि 3D आकृति का कह सकते हो कि वह पॉइंट जहां पर पूरा भार काम करता है सर, उसे बोला जाता है गुरुत्व केंद्र, है ना। अब मैं एक दो एग्जाम्पल भी दे देता हूं आपको ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे 2D आकृति का मैं एग्जाम्पल पूछूं तो कहते हैं 2D आकृति का सर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है तुम्हारा जैसे कि ट्रायंगल, है ना। ये देखिए ये एरिया है, ये मैंने बना दिया कोई एरिया, ये मैंने आपके सामने कोई एरिया बना दिया। अब आपको पता है कि एरिया का जो सेंटर होगा सर वो केंद्रक होगा, और आपको पता है कि एरिया का सेंटर कहां होता है। कहना अगर कोई ट्रायंगल बनाया है तो ट्रायंगल का हम लोग मध्यताएं खींचेंगे। ट्रायंगल के क्या खींचेंगे सर, ट्रायंगल के खींचेंगे मध्यताएं। ये ट्रायंगल की मैंने मध्यताएं खींची जो मिड पॉइंट से मिलेगी। तो मध्यताओं का जो कटान बिंदु होता है सर वो हमारा केंद्रक होता है, जिसे आप सी से शो करेंगे। तो ट्रायंगल के केस में क्योंकि ट्रायंगल एक 2D आकृति है जिसपे एरिया होता है, तो बच्चा इसका जो हमारा सेंटर होगा वो कहलाएगा केंद्रक। ठीक है, अगर यही गुरुत्व केंद्र की बात करते तो गुरुत्व केंद्र में कह सकते हो मैं कोण ले सकता हूं। जैसे कि मैंने मान लीजिए यहां पर देखो एक शंकु ले लिया सर, मैंने एक शंकु ले लिया, मैंने एक कोण ले लिया। आपको पता है कोण का जो केंद्र होगा जिसको आप गुरुत्व केंद्र कहते हैं, ये 3D आकृति है इसलिए इसमें गुरुत्व केंद्र डिफाइंड होता है। और शंकु का गुरुत्व केंद्र आधार से h/4 की ऊंचाई पर होता है। आधार से कितना ऊपर होता है, कहना आधार से जो है सर h/4 की हाइट पर होता है, h/4 की हाइट पर। ओके, तो अब बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि केंद्रक का मतलब होता है 2D आकृति का सेंटर, और गुरुत्व केंद्र का मतलब होता है वह पॉइंट जहां पर वस्तु का भार कार्य करता है, उसे ये पॉइंट केवल 3D आकृति में ही मिल सकता है। जैसे कि शंकु, आप चाहो तो एक और एग्जाम्पल बना सकते हो सर, वो एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा बेलन, जिसे आप सिलेंडर कह सकते हैं। जिसे क्या बोला जा सकता है सर, जिसे बोला जा सकता है सिलेंडर। ये सिलेंडर का जो सेंटर होगा वो भी ठीक बीचों बीच होता है, जिसको गुरुत्व केंद्र कहेंगे, है ना। तो अगर इससे भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आप इसका कर सकते हो। बट इसमें एक दो चीजें मैं आपको बता दूं, जैसे कि तुमसे अगर हो सके तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि गुरुत्व केंद्र का सेंटर निकालने के लिए, एक्स एक्सिस का मान निकालने के लिए, या एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखना अगर केंद्रक के लिए अगर तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो फॉर्मूला हो जाएगा x1 a1 प्लस x2 a2, और डिवाइड बाय नीचे हो जाएगा a1 प्लस a2, यानी एरिया लेते हैं x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। केंद्रक का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है y1 a1 प्लस y2 a2, और डिवाइड बाय हो जाता है a1 प्लस a2। ध्यान रखिएगा। बट अगर मुझसे आपसे पूछा जाए कि बताइए हमारे गुरुत्व केंद्र का बताइए मान कैसे निकलेंगे, तो गुरुत्व केंद्र का x कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, उसके लिए आपको क्या करना है, कहना x1 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा सर, x1 के साथ v1 का मल्टीप्लाई होगा, प्लस x2 के साथ v2 का मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड बाई v1 प्लस v2। सेम तरीके से अगर गुरुत्व केंद्र का y कोऑर्डिनेट निकाला जाए तो y1 v1 प्लस y2 v2 शुड बी इक्वल टू डिवाइड बाई v1 प्लस v2। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि केंद्रक का x और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एरिया के साथ मल्टीप्लाई करके रखते हैं, और गुरुत्व केंद्र का x और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कह सकते हो वैल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करके रखते हैं। ओके, तो बहुत छोटी सी बात थी। तो भाई ये हमारा गुरुत्व केंद्र खत्म हो जाता है, यानी जो ग्रेविटेशन चल रहा था वो फिनिश हो जाता है। अब हमारा जो आपका अगला पॉइंट होगा वो होगा कि इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों को कैसे सॉल्व करने, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।